नमस्कार दोस्तों। लोकल चर्चा के तहत हम एक बार फिर से सीज़न 2 फाउंडर और डायरेक्टर हैं बीकानेर स्वीट्स पटना बिहार से। तो ये समय थोड़ा मुश्किल है और ऐसे मुश्किल समय में हौसला देने के लिए हमें बहुत सारे सुझाव और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है विवेक सर से। तो हमने सोचा कि इस चर्चा की दोबारा शुरुआत करी जाए ताकि लोगों को एक दोबारा से एनर्जी और एक दोबारा से अपने आप को इकट्ठा करने की प्रेरणा मिले। सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में आपका। नमस्कार। अ, अ, मेरे जी बोलें सर, बोलें प्लीज़। मेरे कैरियर की शुरुआत हुई थी सर 1990 से। मैं दिल्ली से प्लस टू करके आया था और ग्रेजुएशन के लिए मैंने पटना में ही एडमिशन ले लिया था। तो उस टाइम में पटना में खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं थी। तो हमने मेरे फादर का एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसके बाहर में ही आप कह सकते हैं। तो एक मैंने कार्ट बना करके उसमें फास्ट फूड की शुरुआत की थी पटना में फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे पहले पटना में सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स और उसमें ही लोग जाते थे। रोड साइड पे कार्ट वाला सिस्टम सबसे पहले मैंने ही पटना में लॉन्च किया था। और उसका नाम रखा था, क्योंकि दिल्ली में मैं शालीमार बाग में रहता था, तो वहाँ बड़ा फेमस रेस्टोरेंट था रिची रिच, अशोक विहार में शायद अभी भी है। तो उसी का नाम मैंने कॉपी करके, और वो कार्टून का कैरेक्टर था रिची रिच, जो काफी फेमस हुआ। और आप ये देखिए सर कि मैंने विदाउट जो स्कॉलरशिप के 2,000 रुपये मिले हुए थे, उस 2,000 रुपये से ही वो कार्ड शुरू किया था। और 90 में शुरू करने के बाद 93 में मैंने अप्रूव्ड हलवाई शॉप में शालीमार बाग में करीब 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉपर रेस्टोरेंट बना लिया था। कुछ फैमिली रीजंस रहे, मुझे 97 में वापस आना पड़ा बैक टू पटना। और दूसरा पटना आने का एक और भी रीजन था कि वहाँ दिल्ली में रह के मुझे महसूस हुआ कि दिल्ली आउटसाइडर्स के लिए, छोटी पूंजी वालों के लिए नहीं है। आप किसी मोहल्ले में छोटी दुकान या छोटा रेस्टोरेंट खोल करके सुबह से रात तक वेटिंग करो कस्टमर की, और 9 बजे से लेके 11 बजे तक 2 घंटे सिर्फ हमारे पास कस्टमर आते थे। तो मुझे लगा यार, ये 5,000 लोगों के पीछे खड़े होने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि पटना में हमारा जो वो था आउटलेट, वो नंबर 1 था। उसके बाद जब मैं वापस आया 98 में, तो उस टाइम में पटना में लालू जी का शासन आ चुका था, और लोगों में एक साइकोलॉजिकल भय का वातावरण था। अब हमारे हिसाब से आज तक हमारे साथ तो कोई गंदी घटना हुई नहीं कि हम कहें कि भाई वो खराब था, लेकिन उस टाइम में साइकोलॉजिकल एक भय का माहौल था, लोग जल्दी घरों में चले जाते थे। तो यहाँ पे उस टाइम में मैंने पहली बार दिल्ली से वो कॉन्सेप्ट, जो रेस्टोरेंट में वहाँ हम लोग करते थे होम डिलीवरी, तो यहाँ हमने द वेरी फर्स्ट टाइम होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट शुरू किया दिल्ली दरबार के नाम से। और उसके बाद सन 2000 में मैंने यहाँ का एक बहुत फेमस मॉल है उसमें खोला, फाउंटेन रेस्टोरेंट के नाम से, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला। उसके बाद काफी टाइम तक मेरा आउटडोर केटरिंग का काम था। तो आउटडोर केटरिंग में भी ये होता था, प्रॉब्लम होती थी कि जब हमें बढ़िया बेकरी आइटम्स और स्वीट्स की आइटम कुछ होती थी, तो वो हमें कैलकाटा या बनारस से मंगानी पड़ती थी, पटना में नहीं मिलती थी। तो इसी चीज में लगे रहे थे। तो 2000 से 2009 तक ये सोचते रहे कि भाई इसको किस तरफ ले जाए। तो 2009 में फिर, क्योंकि मैं ये हमेशा मानता हूँ कि हम करते नहीं है, कुछ ना कुछ हमसे क्रिएट हो जाता है। तो बीकानेर स्वीट्स मैंने किया नहीं, बीकानेर स्वीट्स क्रिएट हो गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड के एक जीआई थे, उन्होंने कहा कि यार मुझे बिजनेस करा दो कुछ। और मैंने उनके लिए किया कि ठीक है, सब शॉप आप संभालेंगे और मैं आपको, क्योंकि मुझे फैक्ट्री का वो भी था और हमारे यहाँ रोज का खाना बनता ही था। और उस टाइम में मेरे यहाँ पास कम से कम 250 कंपनीज थी, रैनबैक्सी, ग्लेक्सो, ये सारे, और जितने बैंक्स, जितने रेलवे के ऑफिस, सब में हमारी थाली जाती थी। तो काफी फेमस थी हम लोग, मतलब विदाउट एनी काउंटर होते हुए भी डेली की कम से कम 500 थाली उस टाइम में दे देते थे। तो जो अपने आप में काफी ज्यादा थी, 2000 2001 में काफी ज्यादा हमारा थाली का और इस तरह का बिजनेस था। छोटी छोटी पार्टीज हम करते थे, और वो होते होते फिर बड़ी पार्टीज होने लगी और शादी वगैरह का हम काम लेने लगे। तो मेरे पास अपना काम सरप्लस था, लेकिन उनके लिए मैंने बीकानेर स्वीट शुरू किया था कि बैठेंगे वो, सामान मैं बना के सप्लाई करूंगा।
अब वो चेंज ऐसा आया कि 3 महीने बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि साहब सुबह से लेकर रात तक मैं, क्योंकि मिठाई का काम कोई आसान, दूर दूर से देखने में बड़ा ग्लैमरस लगता है कि भाई बहुत पैसे हैं, और कढ़ाई में जो भी लोग नए काम करना चाहते हैं वो कढ़ाई में तो कारीगर उनको 70% मार्जिन जुड़वा देता है, लेकिन जब वो घर लेके जाते हैं और साल भर बाद कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यार ये हो क्या रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, तो 5-6 महीने में छोड़ के चले गए। तो और उस टाइम में हमारा क्वालिटी ऐसा था कि मेरे कजन्स थे दिल्ली में, उनका स्वीट्स का काम है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई आप एसोसिएट करते हो उससे, लेकिन मैं, वो थे तो उनसे भी मुझे हेल्प मिली। चंडीगढ़ में मेरे एक कजन थे, उनका बेकरी का काम था, तो बेकरी का सेटअप मैंने वहां से लिया। और स्वीट्स का बंगाली का सेटअप मैंने कैलकाटा से लिया। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने किया नहीं, हो गया अपने आप। कुछ ऐसा था कि एक कारीगर मेरे पास 8 साल पहले एक मैनेजर रह के गया था, वो 8 साल बाद अचानक उसका फोन आया, वो भी किसी बहुत बड़ी जगह पहुंच गया था, तो उसने कहा कि मैं आपको बंगाली का सेटअप दे देता हूँ। तो ये करते करते अचानक 2009 में बीकानेर स्वीट्स खुल गया। और खुला, और भगवान की दया ऐसी थी कि लोगों ने पूजा भी नहीं करनी थी मुहूर्त की, दुकान इतनी सुंदर बनी थी। हमने सेल एक्सपेक्ट की थी कि 50,000 हमारी सेल जाएगी। हितेश जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले दिन से हमारी सेल थी 1.5 लाख रुपए। आप 50,000 की सेल एक्सपेक्ट करके अगर आउटलेट खोल दें और 1.5 लाख रुपए की पहले दिन से सेल आए, तो 6 महीने तो मुझे लग गए उस सेल को कोप अप करने में। जो बैकएंड मेरा उतना कमजोर था, तो 6 महीने तो मैं कुछ देख ही नहीं पाया, किसी तरह उसको किया। 6 महीने बाद थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो अगले साल हमने दूसरा आउटलेट खोला। और उसके 2012 में दूसरा आउटलेट खोला, तीसरा आउटलेट खोला हमने। और 2000 मेरे ख्याल 17 में आपसे जान पहचान हुई जब हम लोगों ने थर्ड आउटलेट की नींव रखी। तो ये मेरी जर्नी है। बिहार में लोगों ने काफी मान दिया। लोगों ने, लेडीज ने आके इस तरह से हमें ब्लेस किया कि बेटा, पहले तो शादी बेटी की होती थी तो वो लोग समझी लोग पूछते थे कि आपके यहाँ कुछ नहीं मिलता जो आप आते हो। जैसे किसी की बॉम्बे में बेटी की शादी हुई तो बॉम्बे की ही मिठाई लोग लेके जाते थे, पटना की ऐसा कुछ फेमस नहीं था। तो बीकानेर स्वीट्स वाज द लैंडमार्क की जहाँ से आप कोई भी चीज लेके अपने किसी भी लेवल के अगर आपके रिश्तेदार हैं तो उनको आप सर्व कर पाते थे। तो ये हमारी अचीवमेंट थी, ब्लेसिंग्स थी। और एक शुरू से ही ये मादा बना के रखा था कि किसी भी तरह से अगर नहीं बेचेंगे वो मंजूर है, लेकिन प्रोडक्ट तो क्वालिटी ही प्रोडक्ट देना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उस टाइम में जब मैंने खोला था तो यहाँ 16 रुपए की पेस्ट्री मिलती थी। वो मार्जिन अब बिल्कुल वो डालडा वाली, धूप में भी रख दो तो हल्का सा भी पिघले नहीं। तो हमने जो पेस्ट्री बनाई वो पहले दिन ही 50 रुपए की रखी। तो लोग आते थे, लड़ते थे, ऐसा इसमें क्या डाल दिया है 50 रुपए के। तो हम उनसे पैसे नहीं लेते थे, हम कहे कि आप ये एक हफ्ता फ्री में 7 दिन खा के जाओ, और साथ साथ वो वाली पेस्ट्री भी हम आपको के लिए मंगा के रखेंगे। तो धीरे 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 लोगों को हुआ कि हाँ यार, अगर क्वालिटी खानी है तो क्वालिटी की कीमत है। अब हमारे यहाँ सर देखिए, बेसन तक हम कानपुर से मंगाते हैं, बहुत सारा ड्राई फ्रूट हम दिल्ली से मंगाते हैं, एक्सक्लूसिव जो जो चीज जहाँ मिलती है वहां से मंगाते हैं। हमारे यहाँ का आप छेने की मिठाई देखें तो देखने में उतनी सुंदर नहीं लगेगी, क्योंकि आप कभी भी देखें तो गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है। तो हमारे यहाँ का जो रसगुल्ला होगा आपको थोड़ा मटमैला लगेगा, उतना सुंदर नहीं लगेगा। व्हाइट व्हाइट दूध हो ही नहीं सकता। व्हाइट दूध के लिए कुछ भी है तो आप उसको, कलर को व्हाइट करने के लिए आप कुछ ना कुछ उसमें केमिकल यूज कर रहे हैं, तो हम केमिकल नहीं यूज करते। लेकिन हमारे छेने का अगर एक बार टेस्ट आपको लग जाए, तो जिसको कहते हैं ना अफीम का टेस्ट है, वो फिर रसगुल्ले का अगर हमारा टेस्ट लग गया तो फिर आपको कहीं का भी रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा। सेम एज ब्रेड बिल्कुल है सर। हमारी। ब्रेड को हमारे लोगों ने बहुत पसंद किया कि भाई ब्रेड, हमारी लोग दूर दूर से 2-2 किलोमीटर से लेने आते थे कि साहब ये ब्रेड की आपकी आदत पड़ गई, तो अब हमें लोकल ब्रेड ही नहीं अच्छी लगती। तो इस तरह से ये जर्नी काफी अच्छी रही, और लोगों की काफी ब्लेसिंग्स मिली, और बिल्कुल हमने एक सर, मुकाम आपकी हासिल किया। आपकी जर्नी एक्चुअली बहुत इंस्पिरेशनल है। और आपके साथ हमको एक हमेशा छोटे भाई का स्नेह मिला। तो और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और आज भी हम लोग जिन जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वो बिजनेस से बहुत अलग भी है। तो एक वो आत्मीयता और एक वो अपनापन आपके साथ हमको मिला। तो सर थोड़ा सा हमारे उन श्रोताओं के लिए जो बीकानेर को एज अ ब्रांड नहीं जानते, जो शायद पटना कभी नहीं गए या पटना नहीं आना जाना हुआ उनका,
उनके लिए आप थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि आप क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आपकी सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स का भी नाम ले लिया कि रसगुल्ला, जिसका मैं खुद एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ब्रेड्स आपने बताई। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो जो मतलब आपकी यूएसपी हैं, जिसके लिए लोग दूर से चल के आपके पास तक आते हैं? तेजी जी, ऐसे तो हम कोशिश करते हैं सारी चीज़ों में ही। पटना के एकमात्र दुकानदार हैं जो अपना खोआ खुद का बनाते हैं। तो हमारे खोए की कोई भी आइटम आप लेंगे तो बाजार से आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। किसी भी चीज़ में हम कलर यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमारे यहाँ केसर का पेड़ा है तो दूसरे लोग जो 5 किलोग्राम में 1 ग्राम केसर डालते हैं, हम 1 किलो पेड़े में 1 ग्राम केसर डालते हैं। बड़े हमारा पेड़ा 50 रुपए किलो महंगा है, लेकिन ये पेड़ा हमारा काफी फेमस है। हमारा चना बाइट काफी फेमस है, उसको तो यहाँ लोग सत्तू की बर्फी कहते हैं। यहाँ हमने इस ढंग से उसको बनाया है कि आजकल हम, क्या है ना, सिर्फ मिठाई बेचने से मतलब नहीं है। आदमी को चाहिए कि हम एक आटे का लड्डू स्पेशली बनाते हैं, आटे के बिस्किट स्पेशली देसी घी के बनाते हैं। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनको 6 बजे 7 बजे उठ के ट्यूशन भागना पड़ता है, हॉस्टल्स में रहते हैं। हमारे यहाँ से आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग मतलब 5-5 किलो लड्डू अब एक एक बच्चे के लिए लेके जाते हैं कि सुबह उठ करके उसने अगर 2 लड्डू खा करके 1 गिलास दूध पी लिया या पानी पी लिया तो उसको ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा बेकरी भी फेमस है, चाट हमारी बहुत फेमस है। मिठाइयों में भी सारी मिठाई तो नहीं कह सकते, लेकिन 4-5 मिठाइयाँ ऐसी हैं जो दूर दूर से लोग लेने आते हैं। जैसे काजू की पिसाई के लिए हमने ताइवान से एक मशीन मंगाई हुई है जो कि काजू की पिसाई पत्थर पे करती है। काजू की पिसाई अगर आप किसी भी तरह से मेटल की मशीन में करेंगे तो हल्का सा गर्म होता है और उसका टेस्ट जाता है। तो हमारे यहाँ जब केटरिंग होती थी तो कलकत्ता से वो पीसने वाले सिलबट्टे वाले आते थे साथ साथ। वो पानी दे दे के और सिलबट्टे पे जो काजू पीसा जाता है उसका जो टेस्ट आता है, तो उसी को हमने क्रिएट करने की कोशिश की है कि उस मशीन पे, चाहे वो हमारी कॉस्टली पड़ती है, पिसाई उसमें धीरे होती है, लेकिन वो जो काजू बर्फी का टेस्ट आता है। बाकी लोग 900 ग्राम चीनी डालते हैं उसमें, हम 650 ग्राम चीनी डालते हैं, इसीलिए हमारी काजू बर्फी 4 दिन में खराब हो जाती है। लेकिन हमने साइकिल उस ढंग से बनाया हुआ है कि अगर एक बार काजू बर्फी आप हमारी खाएंगे तो इंटायरली डिफरेंट उसका टेस्ट आपको मिलेगा। सर, आप अपनी सक्सेस के पीछे किन चीज़ों को क्रेडिट देते हैं? क्योंकि जो आपने अचीव किया है, मतलब मैंने आपके कस्टमर बेस को खुद एक्सपीरियंस किया है, और जो लॉयल्टी है आपके कस्टमर में वो कहीं देखने को नहीं मिलती। उन अगर बीकानेर की दुकान बंद है तो वो वेट करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल है तो वो अगले दिन आएँगे। लेकिन किसी अल्टरनेटिव के पास जाके वो प्रोडक्ट, तो इस सक्सेस का मेन क्रेडिट किस चीज़ को देंगे? सर, इसका सक्सेस का क्रेडिट आप ये समझिए कि हम, जो ये बिजनेस मॉडल है, मेरी जिंदगी में हमेशा से मैंने ये सोचा था कि मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा जहां लोग मेरे लिए काम करेंगे, और लोग मेरे लिए काम करेंगे तो उसको भी मैं क्रॉस करके मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं जहां लोग अपने लिए काम करते हैं। तो हम विन 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 सिचुएशन पे काम करते हैं, जिसमें वो जो मेरा स्टाफ है वो खुद के लिए काम करता है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के लिए अच्छा काम होता है, और थर्डली जो मैं ओनर हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा होता ही है। तो हम विन 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 पोजीशन पे काम करते हैं। सबसे पहला श्रेय, क्योंकि आप ये देखिए कि हम लोग तो सिर्फ नाम के ओनर हैं, ना हम मिठाई बनाते हैं, ना हम मिठाई का कुछ बेचते हैं। तो मिठाई बनाने वाली टीम है, मिठाई बेचने वाली टीम है, लेकिन हमारे यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का है, और आदमी हमें टीम हमेशा से अच्छी मिली हुई है कि उनको लगता है कि उनका अपना काम है। उनको इस तरह के टारगेट्स हैं, उनको हम अच्छी चीजें देते हैं, परिवार की तरह वो रखते हैं। तो हमारे यहाँ सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो सबसे पहले टीम है। वो टीम है जो कस्टमर को रिटेन करती है। कस्टमर को एक बार आपका नाम सुन के किसी के यहाँ भी आता है, लेकिन उसको रिटेन करने के लिए आपके, हमारे यहाँ यही हम उसको सिखाते हैं कि बेटा, कस्टमर को ये समझो कि आपके जीआई आए हैं आपके घर में, तो जिस तरह से आपने उनका स्वागत करना है। तो हमारे यहाँ खूब हंसी मजाक होता है, एक अपना हमारा ट्रेनिंग का सिस्टम है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ, क्योंकि अ, हमारी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में ख़ास तौर से, चाहे बेकरी हो, चाहे मिठाई हो, लोग लेबर अट्रिशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन विवेक जी के पास मेरे ख़्याल से 9 साल, 10 साल से नया तो कोई आदमी होगा ही नहीं।
जो टीम आई वो इन्हीं की हो गई और यहीं रहती है। कितना भी उनको इधर उधर करने की कोशिश कोई भी कर ले, वो उनका उनकी सीधे सीधे लॉयल्टी विवेक जी के साथ जुड़ी हुई है। और उसका रीज़न भी है कि ये टीम को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, उनका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं कि नहीं ये तुम्हें मिल नहीं सकता या हम तुम्हें दे नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है। मैं तो सर के साथ बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर सर ने मतलब मेजर लॉसेस करके भी लोगों को सैलरीज दी हैं और उनको उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करी है। तो आज शायद वो सभी लोग मिल के पे बैक कर रहे हैं। इसके लिए तो मतलब बहुत ही कमेंडेबल अप्रोच रही है ये सर। सर कोरोना के टाइम में पिछला करीब 1.5 साल हो गया हम लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं और ऊपर नीचे कई तरह के सेंटिमेंट्स आते गए। जैसे जैसे ये समय अभी हम जिस समय में सेकंड फेज से गुजर रहे हैं, इस समय तो मतलब काफ़ी क्षति हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को। तो आपने इस समय में अपने बिजनेस में क्या चेंजेस लेके आए ताकि आप इस सिनेरियो को संभाल सकें? सर पिछले साल तो हमारे पास वो चीज अचानक हुई थी, हम संभल नहीं पाए थे और हम्म, नुकसान भी हुआ। आपके सामने अच्छा खासा नुकसान हुआ, पैर लड़खड़ा गए थे, उस कैटेगरी का नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद से जो हमें बीच में 7-8 महीने का समय मिला, उसमें हमने पूरी तरह से इस चीज की तैयारी की। हमने अपना एक ऐप बनाया, स्विगी जोमेटो से एक अच्छा टाई अप दोबारा से अच्छे लेवल पे किया, और एक अपना डिलीवरी सिस्टम तैयार किया। कस्टमर जितने भी आते गए 7 महीने में, उनको बराबर ये प्रॉपर ये कहते हुए कि साहब ये कोरोना का टाइम अगर दोबारा आए तो इस तरीके से हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज थी कि हमने उस चीज की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। तो मिठाई हमारे यहाँ जो सामने काउंटर पे सजने वाली मिठाई थी, वो आप समझिए कि सिर्फ सजावट की चीज रह गई थी। हम अपनी कंपनी से ही पैक करके चीजों को भेज रहे थे। हमें छेने की मिठाई भी हमारे यहाँ, जैसे हमने 6-6 पीस की पैकिंग बना दी थी, आप जाएं 4 पीस तो हम कन्विंस करते थे कि सर नहीं 2 पीस और ले लीजिए आप। तो लोगों को ये 8 महीने में आदत पड़ चुकी थी कि पैक्ड आइटम की, तो विश्वास हो गया लोगों को कि हाँ यार जो ये इनका पैक्ड आइटम है। तो और इस टाइम में हितेश जी ये बताते हुए मुझे मतलब एक गर्व भी महसूस हो रहा है। इस टाइम भी हम अपनी 90% सेल पे है। हमारी सेल अभी भी हम 90% सेल सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पे कर पा रहे हैं। उसका वजह यही थी कि कस्टमर को हमने पहले से ही तैयार किया हुआ था कि साहब आगे भी ये सिचुएशन आ सकती है। अब हमारे पास उसी तरह से स्विगी जोमेटो और सारी चीज हमें फायदा दे रही है। तो क्योंकि मैं शेल्फ लाइफ में किसी भी तरह का केमिकल या उस चीज का प्रयोग करना उचित नहीं समझता हूँ, तो हमारे यहाँ फ्रेश रोज अभी भी सामान बनता है और रोज की रोज डिलीवर होता है। शुक्रिया सर। मतलब आई थिंक ये काफ़ी इनलाइटनिंग होगा लोगों के लिए। सर जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और एक एक झुकाव हम फिर से देख रहे हैं फूड इंडस्ट्री की तरफ लोगों का, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हितेश जी, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मेरा आगे का प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से है कि अब फूड इंडस्ट्री में नए लोग नहीं आ पाएंगे। अब कुछ इंडस्ट्री हमारी इस तरह से करवट ले रही है कि इतना वास्ट लेवल पे जिन लोगों की प्रोडक्शन और जिन लोगों के सिस्टम सेट होंगे, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। अब वो जमाना नहीं रहेगा कि आपने नया पेटेंट ट्रायल में शुरू की। अब जो टेक्नोलॉजीज आ गई है, 3 तरह की पैकेजिंग आ गई है। जानते हैं कि पिछले 20-25 साल में नमकीन ने जो किया है उसमें नाइट्रोजन फ्लशिंग, और उससे नमकीन की सेल्फ लाइफ बढ़ी है। तो मिठाई में भी वो चीज आकर के 20 से 25 दिन की तो सेल्फ लाइफ मिल रही है। और बेंगलोर में बैठ करके पटना के गांव को मिठाई फीड करने लग जाए, तो नए लोगों को तो अब मुझे लगता है कि काफी अच्छा भी रहेगा, क्योंकि बॉम्बे में इधर काफी करीब से देखने का मौका मुझे मिला। तो हमें अपनी इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा। बॉम्बे में इस टाइम में 7 से 8 ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो एक एक आदमी 250-300 दुकानों को मिठाई सप्लाई कर रहा है। और आप ये लगा लीजिए 5% शॉप्स को छोड़ करके किसी के पास अपना वर्कशॉप नहीं है।
तो लोगों ने शोरूम सिर्फ खोला हुआ है, कस्टमाइज अपने ढंग का, जैसा आपका टेस्ट है आप मिठाई ले रहे हैं, तो उसी बेसिस पे हम भी आगे शुरू करने जा रहे हैं कि आप साहब मिठाई, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो सर्टेन आपको पैकिंग मटेरियल्स वगैरह लेना होगा, हम आपके ब्रांड में भी आपको मिठाई बना के दे सकते हैं। और नहीं तो अब मेरे ख्याल से इंडस्ट्री इसी तरह से चलेगी कि आप जो आदमी जो चीज बेटर बना रहा है तो पूरा हिंदुस्तान एक तरह से एक ही हो जाएगा। अब मथुरा का पेड़ा आपको पटना के बीकानेर स्वीट्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि वो वहीं से पैक होगा, और जब उसकी 25 दिन लाइफ है तो हम भी उसको बेचेंगे, हमारी कोई फेमस आइटम है वो हमसे लेके बेचेंगे। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 4-5 साल में इंडस्ट्री में ये चेंज आ जाएगा। हाँ, बेकरी के जिसके आप एक्सपर्ट है उसमें अभी काफी वो है, वो तो फ्रेश ही चलेगी, और वो जैसा है वो कारीगर बेस्ड है, लेकिन मिठाई नमकीन ये मेरे ख्याल से धीरे धीरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। तो नए लोगों के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर ये होगा कि वो पहले अपना, आजकल जैसे चल गया है कि क्लाउड किचन, क्लाउड स्टोर या इस तरह की छोटी फ्रेंचाइजी लेकर के पहले बिजनेस को ठीक से समझे, क्योंकि वो पहले वाला जमाना नहीं है कि आपने रिस्क उठा लिया। आजकल मैंने देखा है कि इतने लंबे लंबे नुकसान लोगों को लगते हैं, नॉलेज होती नहीं, कुछ कुछ हम्म। गलत लोग आ करके और उनको मिसगाइड करके इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, शुरू करा देते हैं, बीच में फिर वो बीच में फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरा ये वो है कि अगर आपको इस लाइन में काम करना है तो ये अब वो पहले वाला नहीं है कि किसी तरह से भी कर लिया। आपको या तो पढ़ लिख के आप आए इस लाइन में, या आप एक आध साल सर्विस करके तब इस लाइन में आने की सोचें, और या अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको किसी बढ़िया कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके तब उस उसमें आना चाहिए। तीनों कैटेगरी के लिए मेरा तो यही सुझाव है। नहीं सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मतलब अब फूड इंडस्ट्री जो है अनऑर्गेनाइज्ड के लिए बहुत मुश्किल है, जी। क्योंकि जो कस्टमर है उसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है टूवर्ड्स क्वालिटी, टूवर्ड्स हाइजीन, टूवर्ड्स पैकेजिंग, शेल्फ लाइफ। लोग देख रहे हैं अब कि एक जो प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं कि नहीं हैं, किस लेवल के प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडेड केमिकल्स हैं, अगर हैं तो कौन से केमिकल्स हैं, क्या वो हमारे लिए हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। तो हम्म। मैं समझता हूँ कि जो एक अवेयरनेस टूवर्ड्स हेल्दी कंजम्पशन, टूवर्ड्स बेटर फूड आती हिंदुस्तान में अगले 10 साल में, वो इस कोविड ईयर में 1 साल में आ गई है। एक साल में आ गई और जी। 1 साल में आ गई है। और उसके लिए जब जब आपका कस्टमर अवेयर है, जब आपका कस्टमर सक्षम है, केपेबल है, जब आपके कस्टमर की एक फिक्स एक्सपेक्टेशन है, तो आप उसको कुछ भी दे के काम नहीं चला सकते। तो क्वालिटी हमेशा बेंचमार्क रहेगा। उसके अलावा जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं, और आप कितना स्ट्रक्चर्ड और कितना ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, वो ही फ्यूचर डिफाइन करेगा। मतलब मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बनाना एक कला है और बेचना एक और कला है। लोग नॉर्मली इसी में फंस जाते हैं कि सब काम खुद करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी हम लोग भी कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराइए। प्रोडक्ट हम आपको डेवलप करके दे रहे हैं, बाकी सारी बिजनेस ब्रांड हम आपको डेवलप करके दे रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके पास वो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है तो डोंट गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिनका फोटे या यूएसपी मैन्युफैक्चरिंग है, जो बेच नहीं सकते, तो उनके लिए हम उस मॉडल पे काम कर रहे हैं। जो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि एक जैसे पहले होता था कि एक एक छोटा सा प्लेयर आया, एक छोटी सी दुकान खोली 200 स्क्वायर फीट की, धीरे धीरे 2 साल में वो दुकान 1000 स्क्वायर फीट की हो गई, फिर 2000 की हो गई, फिर 3 आउटलेट हो गए, 4 आउटलेट हो गए। वो ग्रोथ का समय अब करंट इंडस्ट्री आपको नहीं देगी। या तो आप ऑर्गेनाइज्ड बड़े तरीके से आए, और या फिर आप किसी के साथ जुड़ के आए, चाहे फ्रेंचाइजी पार्टनर, चाहे चाहे ओन ब्रांड। उस तरीके से मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। सर, जो लोग हताश हो गए हैं कोरोना के समय में, चाहे बिजनेस में, चाहे नौकरी में, चाहे थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल एंगल आपका मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा, तो उन लोगों को जो लोग टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए तेजी, ये समय इस तरह का है कि या तो आप भय के साथ जी सकते हैं या भय को समझ के जी सकते हैं। अगर लोग इसको स्वीकार कर ले कि भाई हम 100 की स्पीड में भाग रहे थे और बेध्यानी में हमने ये नहीं देखा कि हमने पेट्रोल कब भराया, तो अचानक में कईयों का पेट्रोल खत्म हो गया, इतना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इतना हाई रिस्क हम लोग लेके चल रहे थे, तो उस एक नेचर का तरीका है, उसने छोटा सा एक थप्पड़ लगाया है
तो हमें उसको बैलेंस करने की कोशिश अब यह है कि आगे से हम अपनी जिंदगी को इस तरह से सबक ले कि हम एक बैलेंस्ड वे में चले, सो दैट कि अगर किसी भी तरह की तकलीफ आए। मुझे लगता है कि कोविड और ये जो सिनेरियो आया है सर, ये एक सीख लेने का बहुत समय है। जो आदमी खुद से अलग हो गया था, उसे खुद पे काम करने का, अपने डीप में उतरने की जरूरत है, और कितना काम वो संभाल सकता है। अभी तो आप ये देखिए कि आप जैसे जानते हैं कि मेरे सारे रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, और मुझे उनमें से 90% लोग जो मेरी उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, इसी फिलॉसफी पे लोग काम कर रहे हैं, इसी फिलॉसफी पे लोग जिंदगी जी रहे हैं। जबकि आप ये देखिए कि मेरा अपना मानना है कि मोर देन, मतलब जो हमारी इनकम होती है उसका 60% सिर्फ और सिर्फ बैंक में और इधर उधर इन्वेस्ट होके रह जाता है। उसको हम कभी यूज भी नहीं कर पाते हैं। 60% बिल्कुल। जो आदमी, एवरेज आदमी जो कमाता है, आइदर वो बच्चों के लिए रखता है या उसके लिए रख छोड़ करके जाने के लिए। तो ये हमें इंडियंस को इस मनोदशा से बाहर आना चाहिए, जिसमें हमारे पूर्वज भी कह गए हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो बिल्कुल। बचाना किसके लिए है? तो आप काम बैलेंस वे में देख के अपनी कैपेसिटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे पहले होना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप अपने बच्चों को टाइम दे, अपनी वाइफ को टाइम दे। भगवान ने ये समय दिया है, कितने साल लोग, मैं देखता हूँ लोगों को 20-20 साल शादी को हो गए थे, आज तक कभी 2 महीने एक साथ नहीं रहे। तो आप समय दें, अच्छा है, रिवाइव करें अपने रिश्तों को। और हर चीज का नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि एक नया सवेरा, एक नए तरीके से जिंदगी जीने का एक लोगों को मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी में छोटा सा आपका संदेश हमारे लिए है, यानी कि टेक फॉर सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अब आपके सामने मैं क्या आपकी तारीफ करूं कि अगर आप मुझे नहीं मिले होते तो जितना मैं आज बोल रहा हूँ, मेरा भी लेवल आप जान ही रहे हैं कि एक जो अनऑर्गेनाइज से जो ऑर्गेनाइज में लाने के लिए जो जद्दोजहद चाहिए होती है, वो बिना आपके सपोर्ट के होती नहीं। सोचते हम जरूर थे, चाहते हम जरूर थे, लेकिन जो एक पिलर की तरह आप आकर के हमारे साथ खड़े हुए और हमने उस छलांग को लगा पाए कि अनऑर्गेनाइज से सेमी ऑर्गेनाइज तक ही थे, फिर तो धीरे धीरे हम लगे रहे। भाई एक बार रास्ता अगर दिख जाता है, आपने हमें वो दिखा दिया कि साहब ये रास्ता है, तो फिर तो हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले गए। लेकिन आपका एक रास्ता दिखाना अपने आप में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया उस टाइम में। कि भले कुछ वो भी था कि आप जब कहते थे तो हमें डर लगता था अंदर से कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन बाद में सारी चीजें आपकी ही सच प्रूव हुई और हमने आपके बताए हुए रास्ते पे काम किया। तो हम और हमारी टीम तो हमेशा ही आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आपसे हम जुड़े और हम इस लेवल की ओर बढ़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सर साथ मतलब ताली दो हाथ से बजती है। आपने एक एक भले ही आपके अंदर डर था, लेकिन आपने हमें काफ़ी लेवल का फ्री हैंड दिया, और उसकी वजह से हमने कुछ कुछ करने की कोशिश करी। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, और जो चलता है, जो दौड़ने की कोशिश करता है वही गिरता है, जो बैठा रहेगा वो गिरेगा नहीं। तो आपने उन चीज़ों को समझा, आपने उन चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब किया, कुछ गड़बड़ियाँ हुई तो आपने उनको डाइजेस्ट किया। तो उसके हिसाब से हम लोग एक एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्रिएट कर पाए। तो ये सर दोनों तरफ से होता है, खाली मेरे चाहने से या खाली मेरे सोचने से भी नहीं होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, ये चर्चा को तो यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा और हमारे जो श्रोता हैं वो बोर हो जाएँगे। तो जी जी। उसके बाद हम लोग दोबारा कनेक्ट करते हैं ऑफलाइन। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो अभी आपने बोला कि बीकानेर पटना में बहुत नोन ब्रांड है, मैं पहले स्टेट लेवल, फिर ज़ोन लेवल और फिर नेशनल लेवल का प्लेयर बनता हुआ आपको देखता हूँ, क्योंकि आप में वो विज़न है, आप में वो मादा है, और दूसरा लोगों को जोड़ के चलने की जो आप में कला है कि आप किसी को भी जोड़ लेते हो, वो आपका हो जाता है। तो वो चीज़ हमें एक नेशनल लेवल का ब्रांड बना सकता है, और ऑफलाइन हम उस पे भी दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।